हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द परचम क्लासेस। आज की क्लास में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है इंसोलेशन। इंसोलेशन के बारे में आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप जानते हैं इंसोलेशन और टेम्परेचर के अंदर क्या डिफरेंस है? इफ यू नो दैट, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ओके, अदरवाइज हम इसको डिटेल में तो आज की क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंसोलेशन और टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ द लेक्चर, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वेबसाइट से आज की क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इंसोलेशन आखिरकार होता क्या है। इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सन से आने वाली जितनी भी रेडिएशन है उनको इंसोलेशन बोल देते हैं। इंसोलेशन मतलब इन मतलब आना, सोलेशन यानी सन से आने वाली रेडिएशंस को हम इंसोलेशन बोलते हैं। इस पीडीएफ में आपको इंसोलेशन जहां पे भी होगा वहां मैंने आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ताकि कि थोड़ा सा आपको राइटिंग का पोर्शन आपका स्मॉल हो जाए। उस पर्पज से आपका रिवीजन थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है। तो इंसोलेशन जहां पे आपको आई दिखता है पीडीएफ में, दैट मीन्स योर इंसोलेशन। ओके, सो आपकी सोलर सन से जो भी आपकी एनर्जी अर्थ सरफेस तक आती है उसे हम इंसोलेशन बोलते हैं। सन से आपकी अर्थ सरफेस तक एनर्जी शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में आती है, उसको इंसोलेशन भी बोल सकते हैं और आप सोलर रेडिएशन भी बोल सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको शो किया गया है मिनट। जैसे यहाँ पे आपका सन है, तो सन से आने वाली रेडिएशन जितनी भी अर्थ पे रिसीव हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंसोलेशन बोलते हैं। अब हम इंसोलेशन को मेजर कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सन से अगर सन की रेडिएशन आ रही है तो यानी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है। अब एनर्जी कितनी आ रही है इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की फॉर्म में इंसोलेशन को मेजर करते हैं। यानी कि एक यूनिट एरिया के अंदर कुछ भी हम एक यूनिट एरिया ले और कुछ यूनिट टाइम ले, यानी मिनट सेकंड ऐसा कुछ यूनिट टाइम ले, उसमें कितना ये एरिया सन के रेडिएशन को रिसीव करता है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं? इंसोलेशन को मेजर करते हैं। तो ये हमारी क्राइटेरियाज है टू मेजर दी इंसोलेशन। तो देख लेते हैं कि एवरेज इंसोलेशन अर्थ के सरफेस, अगर मैं अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर की बात करूं, तो अर्थ के बिल्कुल टॉप मोस्ट एटमॉस्फेयर में आपको कितनी एवरेज इंसोलेशन रिसीव होती है? दैट इज योर 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, कितना है? अप्रोक्सीमेटली वैसे 2 ही हो गया, अगर मैं बिल्कुल आपको प्रिसाइज बोलूं तो 1.9 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। और ये हमें कहाँ रिसीव होती है? अर्थ के सरफेस पे हमें ये इतनी रिसीव नहीं होती। ये मान लो आपकी अर्थ है, तो इसका जो टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हमें 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट आपको इतनी इंसोलेशन रिसीव होती है, यानी सन से इतनी रेडिएशंस आती हैं। फिर ये रेडिएशंस अर्थ की तरफ ट्रैवल करती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, कुछ उसमें से रिफ्लेक्ट बैक कर लेते हैं। तो ये सारे फिनोमिनास भी साथ के साथ चलते रहेंगे। तो एट द टॉप आपको 2 कैलोरीज के आसपास की आपकी इंसोलेशन रिसीव होती है। ओके, अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ जो आपकी अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीच द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर एज कंपेयर टू रिसीव्ड बाय द ग्राउंड। अब आपकी आउटर एटमॉस्फेयर में ज्यादा आएगी इंसोलेशन, ज्यादा आपको सन की रेडिएशन रिसीव होंगी, और अर्थ तक आते आते वो कम हो जाती है, अर्थ के सरफेस तक। हमें पता है क्योंकि बीच में बहुत सारे आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ पार्टिकल अब्सॉर्ब करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। तो जितनी आपके एटमॉस्फेयर के टॉप पे आपकी इंसोलेशन आई थी, सोलर रेडिएशन, उतनी ही सरफेस ऑफ अर्थ तक नहीं पहुंचती है। इजी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब एक और टर्म आप देखने को आपको मिलेगी कई बार जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट और इंसोलेशन सेम ही टर्म्स है, एक ही डिफरेंस है। इंसोलेशन तो आप एटमॉस्फेयर में किसी भी लेवल के ऊपर मेजर कर सकते हो। देखिए, ये मैंने जैसे कि बताया था कि ये आपकी अर्थ है, लेट अस सपोज ये अर्थ है, ये आपकी एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री हो गई। तो अगर आपको इंसोलेशन यानी सन से कितनी रेडिएशन आई है, वो आप इस पॉइंट पे भी मेजर कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी मेजर कर सकते हो, इस पॉइंट पे भी मेजर कर सकते हो। बट अगर सन से आने वाली रेडिएशन को मैं सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर पे ही देखूं,
सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आउटर लेयर पे ही देखूं तो उसे क्या बोल देते हैं, सोलर कांस्टेंट। तो ये सिर्फ दोनों टर्म सेम ही है, डिफरेंस क्या है कि आप कहाँ इसको मेजर कर रहे हैं। अगर आप सन से आने वाली रेडिएशंस को बिल्कुल टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर कर रहे हैं तो उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, और बाकी किसी भी पॉइंट पे अगर मेजर कर रहे हैं तो उसको इंसोलेशन बोलते हैं। होपफुली आपको इंसोलेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आपका डिफरेंस क्या है इंसोलेशन और टेम्परेचर के बीच में। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भाई सन से जितनी रेडिएशन आ रही है उसी वही क्या है, आपकी टेम्परेचर है और वही इंसोलेशन है। नहीं, दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। एक्चुअल में इंसोलेशन डिटरमाइन करती है कि किसी एरिया का क्या टेम्परेचर होगा। इंसोलेशन डिटरमाइन करती है कि किसी एरिया का क्या टेम्परेचर होगा। इंसोलेशन होती है आपकी इनकमिंग सन सोलर रेडिएशन जो कि आपकी शॉर्ट वेवलेंथ में होगी। बट टेम्परेचर क्या होता है, यही जब सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर या अर्थ सरफेस के साथ इंटरेक्ट करके किसी एरिया को हीट अप करती है, तो हीट अप होने से जो हीट अप हुआ एरिया की वो कितना हीट अप हुआ उसको बोलते हैं टेम्परेचर। चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं इसी बात को। देखो अब आपके पास ये एक हमने कोई भी एक एरिया लगा लिया अर्थ का, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ पे सन से रेडिएशन आ रही है, सन से क्या आ रही है, रेडिएशन। सन से आने वाली रेडिएशन को क्या बोलोगे, इंसोलेशन। मान लो ये 5 जूल आ रही है, 5 जूल, एक अजम्पशन लगा लिया हमने, 5 जूल आपकी सन की रेडिएशन आ रही है। बट उसके बाद ए पॉइंट कितना हीट अप हुआ, ए पॉइंट मान लो 5 ही हीट अप हुआ, लेकिन बी पॉइंट 4 तक ही हीट अप होता है। अब क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट हीट अप हुए, मटेरियल डिफरेंस हो सकता है और भी बाकी चीजें डिफरेंट हो सकती है। तो जो 5 तक हीट अप हुआ आपका पॉइंट ए, तो क्या हुआ, पॉइंट ए का टेम्परेचर 5 हो गया और पॉइंट बी का टेम्परेचर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी कि इंसोलेशन से होने वाली हीटिंग डिसाइड करती है कि एरिया का क्या टेम्परेचर होगा। तो ये डिफरेंस हुआ आपका इंसोलेशन और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके इंसोलेशन और टेम्परेचर के डिफरेंस से रिलेटेड है। अब जब हम दोनों इनको पढ़ेंगे तो दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, बट हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे जो सेम फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर जो आपके इंसोलेशन, सन से आने वाली रेडिएशन को जो डिटरमाइन करते हैं वो है कि सन से किस एंगल पे रेडिएशन फॉल कर रही है और किस लैटिट्यूड पे फॉल कर रही है। दिन कितना लंबा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सन से कितनी रेडिएशन आ रही है। अब जितना लंबा सन क्या होता है, आपको डे टाइम में दिखता है ना, तो अगर आपका डे की लेंथ ज्यादा होगी तो यानी कि सन से रेडिएशन भी क्या रिसीव हो रही है, ज्यादा रिसीव हो रही है। दूसरा है आपका डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच में कितना है। कम डिस्टेंस होगा तो ज्यादा रेडिएशन रिसीव होंगी, ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, कम रेडिएशन रिसीव होंगी। ठीक है, तीसरा फैक्टर आपका, फोर्थ फैक्टर है आपका सन स्पॉट साइकिल। ठीक है, इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। अनदर वन इज योर इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एस्पेक्ट ऑफ स्लोप। सिमिलरली आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेचर ऑफ सरफेस, लैंड एंड द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्लाउड कवर, प्रिवेलिंग विंड्स, एस्पेक्ट ऑफ स्लोप एंड वेजिटेशन कवर। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। ठीक है, चलो अगर मैं बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन की बात करूं कि आपकी सन की रेडिएशन कैसे आती है, तो ये आपका इक्वेटर है। लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेटर, सपोज क्या करना है, इक्वेटर तो यही है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे पोल प्रेजेंट है। तो आपका जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर पोल की तरफ जाते हैं आपकी इंसोलेशन क्या होती है, कम होती जाती है, यानी सन से रिसीव होने वाली रेडिएशन कम हो जाएंगी। अब सन से रिसीव होने वाली रेडिएशन कम क्यों हो जाएंगी, क्योंकि सन बहुत डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो उसमें से क्या होंगी, आपकी सन से रेडिएशन निकल रही है इस तरीके से। सिर्फ कुछ ही एरिया है जहां पे सन की रेडिएशन सीधी स्ट्रेट लाई कर फॉल करती है, और वो एरिया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का। ठीक है, सिर्फ इसी एरिया में आपकी जो सन की रेडिएशन है वो डायरेक्टली फॉल करती है। बाकी इससे ऊपर जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और नीचे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद, ये सारे के सारे एरिया में आपकी सन की रेस स्लांटिंग होती है, यानी कि टेढ़ी पड़ती है। ठीक है, सीधी नहीं यहाँ पे होती। ओके, दूसरी बात, आपकी अर्थ क्या है, टिल्टेड है। अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है इस तरीके से। तो आपके क्या होगा, जो पोल्स वाले एरिया ना वहां पे सीधी आपकी सन की रेडिएशंस नहीं जाती। इसी वजह से अगर सीधी सन की रेडिएशंस नहीं जाएंगी तो क्या होगा, वहां पे आपकी इंसोलेशन क्या होती है, कम होती है पोल्स की तरफ। ठीक है, लेकिन जो ये इंसोलेशन है इसके अंदर आपको टेम्पोरल वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगी। यानी कि मतलब क्या बोला, देखो ज्योग्राफी में आपको दो टर्म्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। वन इज योर टेम्पोरल वेरिएशन, अदर वन इज योर स्पेशियल वेरिएशन। ठीक है,
टेम्पोरल यानी कि कोई भी चीज टाइम के साथ कैसे बदल रही है, चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है। यानी कि आपकी सन की रेडिएशन जो सन से रिसीव कर रही थी अर्थ, वो टाइम के साथ कैसे बदल रही है, दिन में कैसे है, रात में कैसे बदल जाती है, या फिर सीजन्स में कैसे बदल जाती है, उसको बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। इसी बेस के ऊपर कि भाई आपकी अर्थ कितनी सन से रेडिएशन रिसीव करती है, अर्थ को, ग्लोब को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक ट्रॉपिकल जोन होता है, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे आपकी कैंसर प्रेजेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कितने पे? 23.5, 23.5। तो यहाँ पे ये दोनों आपकी प्रेजेंट है। इसके बीच वाला एरिया आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। अब यहाँ पे आपका आर्कटिक सर्कल है, और ये वाली लाइन आपकी एंटार्क्टिक सर्कल की है, 66.5 पे, 66.5 पे। ये वाला रीजन आपका टेम्परेट रीजन या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, और उससे ऊपर वाला आपका रीजन पोलर जोन कहलाता है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? सबके सब, ये सारा का सारा आपका बेस्ड है कि आपको कितनी रेडिएशन सन से रिसीव हो रही है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि परचम ने आपके लिए अभी एक जर्नल अवेयरनेस बैच को लॉन्च किया है, टारगेटिंग 2024 प्रिपरेशन। तो इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, जहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अवेलेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, डिटेल पीवाईक्यूज एंड इवन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कोर्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, MUSKAN15, ठीक है, फॉर अवेलिंग 15% डिस्काउंट। ओके, बट अगर आपको ये है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर इशू है, तो आप हमारी ही एप्लीकेशन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। लाइकवाइज आई एम डीलिंग विद SSC ज्योग्राफी ओवर देयर। तो चलिए क्लास को अब कंटिन्यू करते हैं आफ्टर दैट। तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन के अंदर, कि आपकी सन से आने वाली जो रेज है उनका क्या एंगल है। सन से आने वाली रेज को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब किस एंगल से सन की रेज फॉल कर रही है, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉल कर रही है, स्लांटिंग फॉल कर रही है, उसके बेस पे, ठीक है। तो अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका इक्वेटर वाला रीजन है, वैसे मैं समझा चुकी हूँ आपको ये पॉइंट, ठीक है। इक्वेटर है और यहाँ पे आपका पोल है, दिस इज योर सन, ओके। तो सन से आपकी रेडिएशन सीधी कहाँ पे पड़ रही है? इक्वेटर के ऊपर फॉल कर रही है, और स्लांटिंग कहाँ पे फॉल करती है? आपकी पोल की तरफ, है ना, टेढ़ी स्लांटिंग आपकी पोल की तरफ फॉल करती है। तो जब आपकी सन की रेडिएशन बिल्कुल सीधी फॉल कर रही है, तो आप बताओ मेरे को, ये वाली जो ए लेंथ है ये छोटी है या बी लेंथ छोटी है? ए लेंथ इज शॉर्टर, बी लेंथ इज लॉन्गर। तो इसको क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम लग रहा है ट्रैवल करने में, और जितना लंबा डिस्टेंस बी वाली सन की रेडिएशन ट्रैवल करेंगी, क्या वो उतना ही लॉस ऑफ हीट नहीं करेंगी? करेंगी ना। अगर वो लॉस ऑफ हीट करेंगी तो यहाँ पे क्या होगी? हीट कम रिसीव होगी इस एरिया के अंदर। दूसरी बात, ये देखो, ये जितनी दूर तक होगी उतना ज्यादा एरिया वाइड कवर करती है, जबकि जब स्ट्रेट लाइन फॉल करती है तो कम एरिया में ही फॉल करती है, अगर स्ट्रेट आपकी सन की रेडिएशन है। ये आपका सी मान लो, ये डी मान लो, सी और डी में से कौन सा ज्यादा है? सी वाला एरिया ज्यादा है, सी वाला एरिया ज्यादा है पोल्स की तरफ। जो आपकी स्लांटिंग रेज पड़ रही है वो आपका ज्यादा सरफेस एरिया कवर करती है। अगर वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही है तो इसका मतलब क्या है? आपकी सन की जो रेडिएशन है वो स्प्रेड आउट हो गई, और स्प्रेड आउट होगी तो आपकी हीट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपका पोल्स वाले जो रीजन होते हैं, वहां पे ऑब्लिक सन रेडिएशन होने की ही वजह से आपका क्या होता है, आपका कम आपको देखने को मिलती है इंसोलेशन, जबकि इक्वेटर पे आपको ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगी। मोर आई मींस मोर इंसोलेशन, क्योंकि बहुत कम एरिया होता है पर यूनिट जहां पे आपकी हीट स्प्रेड आउट कर सके। ये बात हुई क्लियर? चलो दूसरा फैक्टर देख लेते हैं कि भाई आपका यही जो सन की रेडिएशंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे सीजन्स में और डेली वो चेंज होता है। टेम्पोरल में यही बात करते हैं ना कि सीजन और डेली वो कैसे चेंज होता है। तो अगर मैं बात करूं डेली बेसिस के ऊपर, तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे हैं अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे, आपके यहाँ दोपहर तब होगी जब सूरज आपके बिल्कुल सीधा सर के ऊपर होगा, राइट। तो नून कब कंसीडर की जाती है? जब सूरज आपके बिल्कुल सीधा सर के ऊपर हो। तो नून के टाइम पे जब आपका सूरज बिल्कुल सीधा आपके स्ट्रेट अबव है, तो उस टाइम पे सन की रेडिएशन क्या होंगी? मैक्सिमम होगी। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या था? 90 डिग्री था, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो इस टाइम पे आपकी मैक्सिमम
आपको सन की रेडिएशंस देखने को मिलती हैं। जबकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो सन की रेज है वो टेढ़ी आपकी तरफ फॉल कर रही होंगी, और अगर टेढ़ी फॉल करेंगी, अभी अभी बात करिए, अगर सन की रेज स्लांट कर जाती हैं तो उसकी वजह से वो स्प्रेड ज्यादा हो जाती है और इंसोलेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो इस केस के अंदर जब सनराइज हो रहा था और सनसेट हो रहा था तब आपको मिनिमम इंसोलेशन देखने को मिलेगी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। इसके अलावा आपकी इंसोलेशन और किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका सीजन कौन सा है, इसके बारे में अब अभी हम आगे पढ़ेंगे क्लास में। क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने तो ये तो बात कर ली कि ठीक है, इस बेसिस पे आपका मैंने बात कर लिया कि एंगल ऑफ सन की क्या रेज है, उसके बेस पे आपकी इंसोलेशन क्या होगी, कि पोल के ऊपर आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सॉरी, पोल के ऊपर आपका टेम्परेचर कम होगा, राइट, एंड इक्वेटर पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात हो गई क्लियर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने लेटीट्यूड्स के बेसिस पे ये बात तो मैंने देख ली, यानी कि अगर ये वाला लेटीट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, मैंने कुछ भी सपोज कर लिया, ये मान लो 10 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारे के सारे 10 डिग्री के ऊपर सेम सन की रेडिएशंस पड़ती है, तो सारे के सारे 10 डिग्री के ऊपर सेम टेम्परेचर होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, उसका कारण पढ़ लेते हैं क्या। देखो, अब इसी 10 डिग्री पे कहीं पे लैंड का एरिया है और कहीं पे आपका क्या है, सी का एरिया है। तो लैंड पे आपका टेम्परेचर डिफर करता है और सी पे भी आपका टेम्परेचर डिफर कर जाता है, ये दोनों डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर। क्यों आता है ये डिफरेंस, देख लेते हैं। सन की रेडिएशन तो इक्वल पड़ रही है ना 10 डिग्री के ऊपर, अगर मैं ये 10 डिग्री की बात करूं तो सन की रेडिएशन तो इक्वल पड़ रही है इस एरिया के ऊपर। तो फिर ऐसा क्यों है कि यहीं पे एक लैंड प्रेजेंट है और यहीं पे वाटर प्रेजेंट है, तो लैंड ज्यादा हीट अप है और वाटर कम हीट अप है, ऐसा क्यों है, सन की रेडिएशन तो इक्वल पड़ रही है। अब देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो इसका रीजन होता है नेचर ऑफ सरफेस, की मतलब आपका सरफेस क्या है जहां पे आपकी सूरज की किरणें पड़ रही है, वो सरफेस कैसी है, वो धरातल कैसी है। ठीक है, लैंड और सी दोनों का जो डिफरेंस, लैंड और सी की जो हीटिंग कैपेबिलिटीज है वो अलग अलग है। अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक हीट पानी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैंड। इसका मतलब क्या है, पहले सबसे पहले मतलब समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब होता है। देखो, स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपकी चाहिए 1 ग्राम ऑफ आपके किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के। ये मान लो 1 ग्राम का कोई भी सब्सटेंस है, इस 1 ग्राम के सब्सटेंस के टेम्परेचर को मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितनी मैं इसको हीट सप्लाई करूं, उसी को क्या बोलोगे आप, स्पेसिफिक हीट। ओके, अब ये बोल रहा है कि पानी के लिए जितनी मेरे को हीट देनी पड़ती है, 1 ग्राम ऑफ पानी के को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी, और लैंड के केस में मैं थोड़ी हीट की सप्लाई करके भी वो काम इजीली कर लूंगी। कैसे, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस पॉइंट को मैं आपको न्यूमेरिकल यानी कि आपके कुछ डिजिट्स और नंबर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। ये मान लो आपका सन है, सन से आपकी 30 जूल एनर्जी आ रही थी, एक जगह आपका सी है, एक जगह आपका लैंड है। मान लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जैसा कि ये टर्म बोल रही है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, पानी को गर्म करने के लिए 5 जूल चाहिए, लैंड को गर्म करने के लिए 2 जूल चाहिए। तो जब मान लो इसी एरिया के ऊपर, सेम लेटीट्यूड के ऊपर सेम इंसोलेशन आ रही थी, सेम सन की रेडिएशन आ रही थी, यानी 30 सन की रेडिएशन आ रही थी, बट ये जो 30 सन की रेडिएशन आती है, इसको हम डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिक हीट से। तो स्पेसिफिक हीट पानी की क्या थी आपकी, 5 थी, तो इससे आपका टेम्परेचर जो आता है वो आता है 6 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब पानी के ऊपर यही 30 जूल की सन की रेडिएशन गिरती हैं, तो ये आपका टेम्परेचर इस पानी का 6 डिग्री सेल्सियस तक ले आती है। ठीक है, बट जब इन द केस ऑफ योर क्या कहते हैं, लैंड, यही 30 डिग्री जूल जब आपका इंसुलेशन गिरती है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट 2 थी तो 15, तो ये आपका जो टेम्परेचर है लैंड का वो 15 डिग्री से इंक्रीज कर देती है। पॉइंट आया समझ में, बात क्या बोली गई, कि आपकी कुछ पर्टिकुलर हीट है, अगर वो लैंड के ऊपर गिर रही है तो वो 15% से 15 डिग्री से आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, और सेम हीट जब आपकी पानी के ऊपर गिर रही है तो वो आपका टेम्परेचर सिर्फ 5 डिग्री से ही इंक्रीज, 6 डिग्री से इंक्रीज करते हैं। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पानी की ज्यादा होती है और क्या कहते हैं, लैंड की कम होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि पानी की के अंदर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है वो, इसकी वजह से उसके अंदर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी हो जाता है। अगर पानी ट्रांसपेरेंट है तो हीट जल्दी उसके अंदर स्प्रेड कर जाती है, फास्टली स्प्रेड कर जाती है, यानी कि पानी ज्यादा कंडक्टिव है,
उसके अंदर ज्यादा कंडक्टिविटी है, वो जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर देता है। अगर वो हीट को ज्यादा जल्दी से ट्रांसफर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो लेस टेम्परेचर नहीं हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक जगह पे हीट फॉल कर रही थी इस एरिया के ऊपर, ठीक है। अब इस एरिया के ऊपर ये जो ए है, इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपनी हीट को ट्रांसफर कर सके, है ना। अगर वो अपनी हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो ये सारी हीट इसी एरिया को हीट अप कर देगी। बट बी है जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि भाई वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर सकता है, जल्दी से डिफ्यूज कर सकता है, तो इसके पास जो टेम्परेचर हो जाएगा उसका डिक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से आपके जो वाटर है उसकी कंडक्टिविटी, वाटर है उसके पास आपका क्या होता है, लेस टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए आपकी जो धरती होती है, आपकी लैंड होगी, वो जल्दी हीट अप हो जाएगी और जल्दी कूल डाउन हो जाएगी, जबकि आपके ओशंस यानी कि वाटर या सीज आपके बहुत लंबे टाइम में तो हीट अप या कूल अप होते हैं और बहुत ही लंबे टाइम में वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्लियर हो गई ये तीनों कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से आपका लैंड जल्दी से हीट अप हो जाएगा सेम लेटीट्यूड पे होने की वजह से, लेकिन सी या फिर वाटर आपका हीट अप नहीं होगा। क्लियर है? चलो, दूसरा फैक्टर और मैं अगर आपको बात करूं कि मैंने बोला कि चलो सेम लेटीट्यूड था वही 10 डिग्री नॉर्थ वाला, तो अगर 10 डिग्री नॉर्थ का सेम लेटीट्यूड पे एक कंट्री लाई कर रही है, बट दोनों ही, अब ये ऐसा नहीं है लैंड में भी, अब मान लेते हैं यहीं पे आपका ले लो, यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है 23 पॉइंट, है ना। तो अब मुझे ये बताओ कि देखो मैंने ये तो बोल दिया कि भाई आपका वाटर जो वाला पार्ट है और जो लैंड वाला पार्ट है, उसमें वाटर वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे हीट अप होता है, लैंड वाला जल्दी हीट अप हो जाता है। बट आप मुझे बताओ कि क्या दो पॉइंट जो लैंड पे सेम जगह पे प्रेजेंट है, क्या उन दोनों के अंदर ही सेम टेम्परेचर होगा? यानी कि अगर मैं आपके ये दो पॉइंट ले लूं, एक तो मैंने ये पॉइंट ले लिया ए और एक मैंने ये पॉइंट ले लिया बी, तो इन दोनों में से किसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर होगा और किसके अंदर कम? बताइए। सेम लेटीट्यूड पे लाई कर रहे हैं, दोनों लैंड है, अब लैंड और वाटर वाला सीन भी नहीं रहा, सेम लैंड पे ही है, लेकिन फिर भी ए वाला जो आपका पॉइंट है इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो होगा, और बी वाले पॉइंट के अंदर आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। इसका रीजन है डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि आप सी से कितनी दूर रहते हो, ये भी आपका डिसाइड करता है किसी जगह का टेम्परेचर कितना होगा। देख लेते हैं कैसे। देखो, इस फिनोमिनन को कि आप सी से कितना दूर रहते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टिनैलिटी, यानी कि जितना आप समुद्र के एरिया से दूर की तरफ जाएंगे उतना आप ये पाएंगे कि आपकी जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी हीट अप होती है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि अगर आप समुद्र के पास होते तो हवाएं चलती है वहां पे, है ना, तो कई बार समुद्र की हवाएं इधर आ जाती तो आपका जो एरिया है उसको कूल डाउन कर देती। अगर आपका एरिया हीट अप होता तो समुद्र की हवाएं इस साइड चल रही होती तो वो आपका एरिया फिर से कूल डाउन कर देती। तो सी जो ब्रीज थी या लैंड ब्रीज जो समुद्र के आसपास वाले एरिया के अंदर चलती है, वो किसी भी एरिया का टेम्परेचर मॉडरेट रखती है, यानी बीच बीच का रखती है, ना तो ज्यादा गर्म होने देती ना ज्यादा ठंडा होने देती। बट यही हवाएं आपको लगता है कि दिल्ली तक पहुंच जाएंगी इतने दूर पॉइंट तक? जितना ज्यादा समुद्र से दूर का रास्ता है उतनी ही कम वहां पे सी या लैंड ब्रीज होंगी। तो इसी वजह से क्या होता है आपके जैसे एरिया जो जितना दूर होगा समुद्र तट से या फिर कोस्टल एरिया से उतना ही ज्यादा हीट अप होता है। इस फिनोमिनन को आप कॉन्टिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? ओके। और दूसरा रीजन ये भी है कि आप लैंड और सी ब्रीज आपका जो पॉल्यूशन है उसको रिमूव कर देते हैं। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है उतना ज्यादा टेम्परेचर और भी तो इंक्रीज ही होता है ना। तो जैसे मुंबई वाले एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा टेम्परेचर के अंदर दिन और रात का। एक ही दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जबकि दिल्ली वाले एरिया के अंदर ये बहुत ज्यादा जल्दी चेंज हो जाता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि ओके, अब हमने ये सारी बातें भी कर ली। अब एक और फैक्टर है कि भाई अगर आपका सेम ही लेटीट्यूड पे दोनों चीजें लाए कर रही हैं, जैसे 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ पे ही आपकी दो पॉइंट्स लाए कर रहे हैं, तो उस केस में एक और फैक्टर है जो डिसाइड कर सकता है किसी एरिया का टेम्परेचर, वो है आपका करंट्स, ओशन करंट्स या फिर प्रिवेलिंग विंड्स। अगर किसी एरिया में कोल्ड विंड चलती है, किसी भी एरिया में कोल्ड विंड चलती है, तो ऑब्वियसली वो उस एरिया का टेम्परेचर क्या कर देगी, डिक्रीज। मान लो इस एरिया में कोल्ड विंड चलती है पर इस एरिया में कोल्ड विंड नहीं चलती, तो सेम लेटीट्यूड पे होने के बाद भी ये वाला जो ए पॉइंट है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा बट बी वाले का कम नहीं होगा। बहुत इजी था ये कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लो ए वाले पॉइंट के पास आपका यहाँ से कोल्ड ओशन करंट मूव करता है, कोल्ड ओशन करंट मूव करता है, तो ए वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका कूलर हो जाएगा एज कंपेयर टू योर बी पॉइंट। ठीक है, जो कि हालांकि सेम लेटीट्यूड के ऊपर है।
फिर भी उनके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपकी कोल्ड ओशन करंट या कोल्ड लोकल विंड है तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर कम होता है। अगर आपका वार्म ओशन है या फिर वार्म लोकल विंड है तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ता है। आ गई ये बात समझ में? तो इस सारे एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि जरूरी स्पेसिफिकली ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक एरिया है आपका सिर्फ और सिर्फ लेटीट्यूड मैंने डिटरमाइन कर दिया कि भाई इक्वेटर पे इतनी सन की इंसोलेशन आ रही है तो हर जगह सेम ही टेम्परेचर होगा। नहीं, टेम्परेचर बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई ये बताओ पहले तो कि कौन सा सरफेस है, लैंड है या फिर आपका ओशियन है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि सी से कितना पास है ना, डिस्टेंस सी से कितना है। तीसरा मुझे ये बता दो वहां कोई लोकल विंड या ओशन करंट या फिर सी ओशन करंट या फिर कोई लोकल विंड तो नहीं है जो वहां के टेम्परेचर को वेरी करे। तो ये सारे फैक्टर्स आपसे एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सीडीएस का एग्जाम हुआ, एसएससी का एग्जाम, इवन सिविल्स के एग्जाम्स में भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग योर कि भाई कौन से फैक्टर्स है, चूज वन ऑफ द करेक्ट, है ना, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिटरमाइन इंसोलेशन और टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं जो आपका होगा लेंथ ऑफ डे। ठीक है, अगला फैक्टर है आपका लेंथ ऑफ डे। अब सीधी सी बात है, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया, जब आपका डे का टाइम ज्यादा होगा यानी दिन बड़े हैं तो सूरज का मतलब ज्यादा आपकी सूरज की ड्यूरेशन ज्यादा है ना। तो दिन बड़े हैं, सूरज की ड्यूरेशन ज्यादा है तो सन की रेडिएशन क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी, यानी कि जितना लंबा दिन उतनी ज्यादा इंसोलेशन, जितना छोटा दिन उतनी कम इंसोलेशन। अब ये जो लेंथ ऑफ डेज है ये वेरी करती है किसके बेसिस पे, कि किस तरीके से अर्थ सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ये मैंने डिटेल में आपका इक्विनॉक्स और सॉलिसाइड की क्या कंडीशन होती है इसको मैंने अपने कोर्स में कवर किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम इंसोलेशन की बात करेंगे, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये देखेंगे कि इसका इंसोलेशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो इन ब्रीफ में अगर आपको बता दूं, इक्विनॉक्स वो कंडीशन होती है जहां पे आपका डे और नाइट इक्वल होते हैं, डे और नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सॉलिसाइड वो कंडीशन होती है जहां पे आपकी डे की जो लेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। हम ये नहीं बोलते कि आज सबसे बड़ा दिन था, और ये सबसे बड़ा दिन दो बार आता है, एक बार गर्मियों में और एक बार आपका किस टाइम पे आता है, गर्मियों में आता है आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है वो सर्दियों के टाइम। हमारे यहाँ सर्दियां होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में तब गर्मी होती है। ये सारे अगर कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो दैट आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स क्लास। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि मान लो ये आपका सन है। अब ये समर सॉलिसाइड और विंटर सॉलिसाइड क्या कंडीशन होती है, सन की जो रेडिएशंस है ये आपका इक्वेटर प्रेजेंट है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, लेट मी यूज अनदर पेन। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। ठीक है, तो जब आपकी सन की रेडिएशन सीधी किसके ऊपर फॉल करे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करे और टेढ़ी कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल करिए, तो मतलब सीधी अगर कैंसर के ऊपर फॉल कर रही है इस वाले एरिया के अंदर इक्वेटर से यहाँ, तो मतलब कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एनएच इज योर नॉर्थ हेमिस्फीयर, एसएच इज योर साउथ हेमिस्फीयर। तो सन की रेडिएशन सीधी यहाँ आ रही है तो इस वाले रीजन के अंदर इस टाइम पे क्या होती है, आपकी समर होती है। क्या होगी, समर। साउथ हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या होता है आपका, विंटर। ओके, ये आपकी जून की कंडीशन है। यहाँ पे इस टाइम पे आपका क्या होता है, आपकी मैक्स सॉलिसाइड की कंडीशन अराइज होती है, यानी कि दिन सबसे लंबा होता है। उसी तरीके से आपका इक्वेटर के केस के अंदर दिसंबर के अंदर, अब जब ये सन यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे पहुंच जाती है तो इक्वेटर आपका इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सन की रेडिएशन सीधी कहाँ पे फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल कर रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं फॉल कर रही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये टेढ़ी फॉल करती है। तो इस टाइम पे आपके साउथ हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगी, समर होगी। जहां आपकी सन की रेडिएशन सीधी फॉल करेंगी वहां आपकी समर होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये तीन कंडीशन हुई। विंटर सॉलिसाइड जब आपकी किस पे फॉल कर रही है, विंटर सॉलिसाइड जब आप कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है डायरेक्टली सन की रेडिएशन, इक्विनॉक्स जब इक्वेटर पे, और समर सॉलिसाइड जब आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फॉल करती है। तो जब विंटर सॉलिसाइड है यानी कि आपका साउथ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे लंबा दिन होगा, लॉन्ग डे। ठीक है, उस टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, शॉर्ट डे होगा। क्या होगा, शॉर्ट डे होगा। जब साउथ में लंबा दिन है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में शॉर्ट डे होगा। इक्विनॉक्स में दोनों जगह क्या होंगे, इक्वल डे होगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट डे है तो लेस इंसोलेशन हो जाएगी,
अगर लॉन्ग डे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस वाले एरिया में मोर इंसोलेशन। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से समर सॉलिसाइड के अंदर नॉर्थ में क्या हो जाता है, आपका सबसे लंबा दिन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे लॉन्ग डे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी सबसे ज्यादा इंसोलेशन हो जाएगी। जबकि आपके इस साइड वाले एरिया के अंदर कैप्रिकॉर्न यानी साउथ हेमिस्फीयर के अंदर तब क्या होता है आपका शॉर्ट डे। और अगर यहाँ पे शॉर्ट डे है तो क्या हो जाएगा, आपकी लेस इंसोलेशन होगी। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि समर सॉलिसाइड और इसकी कंडीशन कब अराइज होती है। अगर मैं बोलूं नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्विनॉक्स कब आता है, इक्विनॉक्स मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसा कब होता है कि दिन और रात बराबर हो, ये होता है आपका 21 मार्च को। कब होगा, 21 मार्च को। ओके, समर सॉलिसाइड आपका जब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होता है वो तारीख है 21 जून। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब दोनों दिन बराबर है उसकी तारीख भी 21 है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जब एक दिन सबसे बड़ा है, डे सबसे बड़ा है, उसकी तारीख भी 21 है। मंथ अलग है, जब इक्वल है तब मार्च है, और जब आपका समर सॉलिसाइड है यानी सबसे लॉन्गेस्ट डे है तब जून है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं सदर्न हेमिस्फीयर की यानी कि नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर की, एस एच इज योर सदर्न हेमिस्फीयर, एन एच इज योर नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इक्विनॉक्स की कंडीशन आपको देखने को मिलती है 23 ऑफ योर सितंबर को, ठीक है। और आपकी विंटर सॉलिसाइड यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे आपको कब देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर को। क्लियर हो गई ये बात, ओके। अब जब यहाँ पे नदन सदन क्या कह रहे हैं आपकी, जब विंटर सॉलिसाइड है तो उस केस के अंदर जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर 6 महीनों की रात होती है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे अगर कहीं पे 6 महीने का दिन हो रहा है तो इस एरिया के अंदर, तो इस पोल के अंदर, सदर्न पोल के अंदर अगर 6 महीने का दिन है, एसपी इज योर सदर्न पोल, एनपी इज योर नॉर्थ पोल, ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि भाई पोल के ऊपर तो 6 महीने दिन है तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन पोल के ऊपर होगी, नहीं, फिर भी इंसोलेशन ज्यादा इक्वेटर पे ही होती है। इसका कारण क्या है कि आपकी चाहे पोल के ऊपर आपका 6 महीने दिन चल रहा हो, आपकी लेंथ ऑफ डे बहुत ज्यादा है, बट वो रेस तो आपकी टेढ़ी पड़ रही है ना, स्लांटिंग पड़ रही है। बट स्लांटिंग पड़ने की वजह से क्या हो जाएगा, वो सारी की सारी डिस्पर्स हो जाती हैं, आपकी डिफ्यूज हो जाती हैं और हीटिंग कम करती है, जबकि इक्वेटर पे आपकी सीधी रेस पड़ती है। तो चाहे 6 महीने का, इन स्पाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डे एट द पोल, इक्वेटर्स के अंदर ज्यादा इंसोलेशन होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इक्वेटर्स क्या कहते हैं, आपके जो पोल्स होते हैं उस पे आपकी जो सन की रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट बैक भी करती जाती है, इसकी वजह से भी आपका सन का रेडिएशन वहां पे कम होता है। चलो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया है कि आपके सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपकी सन क्लोजेस्ट होगी, जब क्लोजेस्ट होगी, जब पास होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पेरीहेलियन। जब दूर होगी तो उसको क्या बोलते हैं, एपीहेलियन, ठीक है। अब जब ये पास होती है, अब ये कंडीशन कब आती है, जब ये पास है ना, जब सन से बिल्कुल पास है यानी 147 मिलियन किलोमीटर का जो इसका डिस्टेंस है, इस टाइम पे आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होती है और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर समर होती है। तो ये वाली कंडीशन आपको 3 जनवरी को देखने को मिलती है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर विंटर है और सन बहुत पास आ गया, विंटर है और सन आपकी अर्थ के बिल्कुल पास, बहुत ज्यादा पास है एज कंपेयर टू अदर कंडीशन, तो इस वजह से जनवरी या इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर थोड़ी कम ठंड होती है। ठंड के टाइम पे अगर सन पास आ जाए तो क्या होगा, ठंड गायब होके बिल्कुल गर्मी नहीं शुरू हो जाएगी, सिर्फ आपका क्या होता है, आपकी ठंड थोड़ी कम पड़ती है। इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थोड़ी कम ठंड पड़ती है और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर ज्यादा ठंड आपको देखने को मिलती है। जबकि अगर मैं बात करूं आपकी सन की दूर होने की, जब आपकी एपीहेलियन की कंडीशन थी तो सन से रेडिएशन को दूर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इंसुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपकी जो समर में, जो आपकी अगर मैं बात करूं नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, उस टाइम पे समर की कंडीशन होती है, ये आपका एपीहेलियन की कंडीशन 4 जुलाई को आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका सन
क्या है, आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर प्रेजेंट है ना, मतलब गर्मियों का मौसम है आपके यहाँ, और उस टाइम सन भी दूर चला गया है 4 जुलाई को, तो सन के दूर जाने से अब थोड़ी कम आपको गर्मी मिलेगी, यानी राहत मिलेगी। तो यानी कि ये दोनों ही पोजीशन नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए सुटेबल है। नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए जब विंटर है तो विंटर्स को वो थोड़ा कम ठंडा बनाती है, क्योंकि पेरीहेलियन की कंडीशन आ जाती है, और समर्स को थोड़ा कम ज्यादा गर्म बनाती है, क्योंकि एपीहेलियन की कंडीशन आ जाती है। अगर नहीं समझ आया, फिर से इसी स्लाइड को गो थ्रू कीजिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर है जो इंसोलेशन को डिटरमाइन करता है, वो है आपका सन स्पॉट साइकिल। अब आपको कई बार सन के ऊपर ही ऐसे धब्बे देखने को मिलते हैं, इन धब्बों को आप सन स्पॉट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। बट सवाल ये उठता है कि ये सन स्पॉट क्यों क्रिएट होते हैं, सन के ऊपर धब्बे क्यों क्रिएट होते हैं। ये सन के ऊपर धब्बे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट होते हैं। ये एरिया जो आपको डार्क दिखाई दे रहा है, ये डार्क इससे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बाकी सन के कंपैरेटिवली ये रीजन थोड़ा ठंडा है, कोल्ड है, काफी ठंडा और काफी कोल्ड है। क्यों ये इतना ठंडा और कोल्ड है, इसका कारण समझ लेते हैं। एक टाइम पे आके मैग्नेटिक फील्ड सन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो सन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो सन के अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी इस फॉर्म में, वो उसको इस एरिया से पास नहीं होने दे रही। अब अगर इस एरिया से हीट को पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने देगी, तो ये एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, और कोल्ड होने की वजह से वो क्या कलर का दिखाई देता है, डार्क कलर का दिखाई देता है, और ऐसा लगता है जैसे सन पे कोई धब्बा लग गया। इसी को आप सन स्पॉट बोलते हैं। अब ये कितना कूलर हो जाता है, इसमें जो टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज कर जाता है बाकी सन को देखते हुए। अब ये जो सन के ऊपर जो धब्बे आप देख रहे हो, ये इनका नंबर चेंज होता रहता है, और इसी नंबर के चेंज को आप सनस्पॉट साइकिल भी बोलते हो। ये आपका धब्बों का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है 11 साल के अंदर, 11 साल की आपकी ये सनस्पॉट साइकिल होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके सन के ऊपर ये सनस्पॉट्स इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से इंसोलेशन जो आपके अर्थ की तरफ आ रही है वो भी बढ़ जाएगी। इंसोलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब जितने ज्यादा आपके सन स्पॉट होते हैं, उतनी ही ज्यादा सन से रेडिएशन अर्थ की तरफ आती है। हो गई बात क्लियर। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि सन स्पॉट्स भी क्या डिसाइड करते हैं कि आपकी अर्थ के ऊपर इंसोलेशन कितनी होगी, बिल्कुल करते हैं, आप उस ऑप्शन को करेक्ट मार्क करके आएंगे। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि क्या एटमॉस्फेयर का क्या इफेक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये आपकी अर्थ है, ये आपका, यहाँ पे आपको 2 केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की आपकी एनर्जी रिसीव हुई, बट रिसीव होने के बाद, इंसोलेशन रिसीव हुई, उसके बाद यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है। वो कुछ तो इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, कुछ इसको वापस भेज देंगे, कुछ इसको यहीं पे डिफ्यूज कर देंगे, है ना, अलग अलग स्कैटर कर देंगे। तो ये 3 फिनोमिनाज होते हैं, उसी के बेस पे अर्थ के आसपास आपकी हीट पहुंच पाती है। ओके, तो जो ये वापस भेज देने वाला जो फीचर होता है, सन की रेडिएशंस को वापस धकेल देने वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, एल्बिडो। मान लो 100% रेडिएशन आई, एक ही ऐसा मटेरियल है आपके एटमॉस्फेयर में जिसका बहुत ज्यादा हाई एल्बिडो है, यानी बहुत ज्यादा सन की रेडिएशंस को वापस भेज देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसने मान लो 80% सन की रेडिएशंस को भेज दिया, तो इस केस के अंदर जो आपकी हीटिंग होगी वो सिर्फ 20% ही हीटिंग होगी। यानी जितना ज्यादा एल्बिडो, उतनी ज्यादा ठंडक मिलेगी, उतनी कम आपको सूरज की रोशनी मिलेगी। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का एल्बिडो लो हो, यानी कि वो कम ही रेडिएशन को वापस भेजता है, मैक्सिमम को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो वो आपकी हीटिंग इंक्रीज कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। चलिए, अब ये एल्बिडो डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो बॉडी है उसका किस तरीके की, क्या उसकी केमिकल और बाकी प्रॉपर्टीज है, और दूसरा सन का एंगल क्या है। जब भी अगर आपकी आपकी सन की रेडिएशन अगर वर्टिकल फॉल करती है, तो आपका एल्बिडो क्या हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, आपका एल्बिडो कम हो जाता है, लो एल्बिडो हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगर सन की रेडिएशन टेढ़ी फॉल करे, तो आपकी सन की रेडिएशन की मैक्सिमम ऐसे चांसेस होते हैं कि उनको वापस से भेज दिया जाए, रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। अगर मैं एवरेज, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ, एवरेज अप्रोक्सीमेटली अर्थ कितनी रेडिएशंस को वापस भेज देती है, 30% है आपकी एवरेज एल्बिडो ऑफ अर्थ। अर्थ अप्रोक्सीमेटली 30% सन की रेडिएशंस को आने नहीं देती है, वापस भेज देती है। क्लियर है। ओके,
तो दूसरा है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, मान लो आपकी सन की रेडिएशन आई, इस पार्टिकल के पास आई और इसने क्या करा, सन की रेडिएशन को डिफ्यूज कर दिया, यानी स्कैटर कर दिया, दूर दूर भेज दिया। उससे भी आपकी डिसाइड होता है कि भाई किसी एरिया के अंदर इंसोलेशन या फिर टेम्परेचर क्या होगा। तीसरा है अब्जॉर्प्शन, यानी कि वो कितना पार्टिकल उसको अब्जॉर्ब कर लेता है हीट को। अब देखते हैं आगे कि भाई एल्बिडो, जैसा कि मैंने बोला था, डिफर करता है कि क्या मटेरियल है उसके बेस पे अलग अलग एल्बिडो होती है, अलग अलग रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी होती है सन के रेडिएशन को दूर भेजने की। अगर मैं अर्थ के एवरेज की बात करूं तो वो 30% है, जैसे हमने डिसाइड किया। आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम एल्बिडो किसका है, तो फ्रेश स्नो का सबसे ज्यादा एल्बिडो आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद क्लाउड्स का, और फिर देन ओल्ड स्नो या आइस का, देन सैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर। इस तरीके से आप इस क्रोनोलॉजी को याद करेंगे। यानी कि क्लाउड्स का एल्बिडो होता है, यानी कि क्लाउड सन की रेडिएशन को रिसीव करके उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसको रखते नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इसी बेस पे अगर देख लेते हैं कि अगर किसी एरिया के अंदर क्लाउड है तो किस क्या क्या उसका वहां का उस एरिया का टेम्परेचर होगा। अगर आपका क्लाउड किसी एरिया के अंदर दिन के टाइम पे है, डे टाइम पे है, तो उसके उसके अंदर कंडीशन आपकी ये होगी कि आपका पता है जैसे आपका ये क्लाउड है, अब सन की रेडिएशंस इधर से आ रही थी, तो उस टाइम पे सन की रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट कर देता है 80% सन की रेडिएशंस को। तो अगर क्लाउड होने की वजह से यहाँ से सन की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया तो नीचे वाले एरिया में आपको राहत मिलेगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर यही बादलों का जो आपका कवर है, क्लाउड कवर, अगर आपका ये नाइट के अंदर हो तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पे आपकी सन की रेडिएशंस आई थी अर्थ के सरफेस पे, उन्हें रात को यहाँ से एग्जिट करना था। ऐसा ही होता है, रात को वो एग्जिट करते हैं, क्योंकि डे टाइम में आपका सन प्रेजेंट होता है तो वो कॉन्स्टेंटली हीट अप करता है। रात को सन नहीं होता तो अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू करता है अर्थ का सरफेस, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका क्लाउड आ गया, बट क्लाउड तो इन सन के रेडिएशन को पास ही नहीं होने देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और उससे फिर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर रात को बादल हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपका टेम्परेचर क्या होता है, अल्टीमेटली इंक्रीज ही होता है। इसी तरीके से वेजिटेशन कवर, अगर किसी एरिया के अंदर वेजिटेशन कवर्ड है तो वहां पे इंसोलेशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो सन की रेडिएशन को अब्सॉर्ब नहीं करेगा। जबकि एक बैरन एरिया के अंदर ज्यादा इंसोलेशन होगी, वो ज्यादा टेम्परेचर को अब्सॉर्ब कर लेता है। लास्ट एस्पेक्ट है आपका स्लोप का एस्पेक्ट, यानी कि आपका माउंटेन में आपकी साइड कौन सी है, आप इक्वेटर की साइड लाई करते हैं, इक्वेटर की साइड लाई करता हुआ पार्ट है आपका माउंटेन का, या पोल की साइड लाई करता हुआ, उस पर भी डिपेंड करता है कि इंसोलेशन कितनी होगी। अब ये तो एक ही पर्टिकुलर लेटीट्यूड पे लाई कर रहा है ना, बट जो आपका जैसे मान लीजिए हिमालयाज है यहाँ पे, इंडिया इधर हो गया आपका साउथ में, और नॉर्थ में आपका चाइना हो गया, एंड दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री पे। ओके, तो इक्वेटर की तरफ हिमालयाज की ये वाली साइड लाया करती है, दिस वन साइड है ना, तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, आपको ज्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो साइड पोल की तरफ है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ है, वहां पे आपको लेस इंसोलेशन देखने को मिलेगी। लेस इंसोलेशन होगी तो आपका कम इंसोलेशन होने की वजह से आपको वेजिटेशन इस साइड आपको नहीं देखने को मिलती, जबकि यहाँ पे ज्यादा सन की रेडिएशन होने की वजह से आपको यहाँ पे इस साइड, इंडिया की इस साइड पे वेजिटेशन देखने को मिलती है। हुई ये बात क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब आपके लिए दो सवाल हैं जिन्हें यू विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे अकर जनरली, सबसे कम टेम्परेचर दिन में कब होता है, इवनिंग, एट नाइट, आफ्टरनून और अर्ली मॉर्निंग। योर सेकंड क्वेश्चन इज पीपल ऑफ डैश हैविंग हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड सीजन रिदम्स ऑफ द वेदर, ऐसा कौन सा एरिया है, इनमें से ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे लोग बहुत ही कम एक्सट्रीम टेम्परेचर को देखते हैं और एक जैसा सा ही वो आपका टेम्परेचर फेस करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।